हेलो बच्चों, पिछली क्लास में आप लोग मैथ्स के सिलेबस के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं यूनिट फर्स्ट संख्या पद्धति के विषय में। तो आइए हम पढ़ लेते हैं। आइए पढ़ते हैं संख्या पद्धति के विषय में। सबसे पहले हम जानते हैं कि संख्या क्या होती है। संख्या जो होती है वो हमारे अंकों से मिलकर बनी होती है। जब हम कई अंकों को एक साथ मिलाकर लिखते हैं तो वो बन जाती है हमारी संख्या। जैसे संख्या बनाने के लिए हम मात्र दो अंक ले लेते हैं, 1 और 2। इन दोनों को हम साथ में लिख देते हैं तो यहाँ पे ये संख्या बन जाएगी 12। इसमें हम इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दहाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10 प्लस 2 गुणे 1। इकाई के अंक में हमेशा क्या करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे और दहाई के गुणे में 10 से गुणा करेंगे दहाई के अंक में। तो यहाँ से टोटल संख्या हमारे पास बन जाती है 12। और इन्हीं संख्याओं को लिखने की अनेक पद्धतियां हैं जिसे हम संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। और इन्हीं संख्या पद्धति को कई पार्टों में बांटा गया है। जैसे पहला है दशमलव पद्धति, दूसरा है बाइनरी पद्धति, इसी प्रकार है ऑक्टागोनल पद्धति और उसके बाद हेक्सागोनल पद्धति। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब हम लोग पढ़ेंगे इंटर के फिजिक्स में। लेकिन यहाँ पे हमें मैथ्स में केवल दशमलव पद्धति को पढ़ना है। तो चलते हैं हम पढ़ते हैं केवल दशमलव पद्धति को। चलिए यहाँ पे देखते हैं दशमलव पद्धति को। अगर हम दशमलव पद्धति की बात करें तो दशमलव पद्धति में हमें केवल 10 अंकों का प्रयोग करना है। इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके हमें संख्याएं बनानी है। तो वो 10 अंक कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला होता है 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस प्रकार 10 संख्याएं होती है। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हम संख्याओं को बनाते हैं। चलिए संख्या बना लेते हैं। यहां से मान लेते हैं हम कोई संख्या बनाते हैं 1 2 3 4 5। इतने अंकों की संख्या बना ली। अब इस संख्याओं में हमें 2 चीजें पूछी जाती हैं। एक पूछा जाता है आपका जातीय मान, कि जातीय मान क्या होता है, और ये आपके एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे दोनों चीजों को हम पढ़ लेते हैं। जातीय मान यहां से पूछा जाता है, उसके बाद पूछा जाता है स्थानीय मान। तो सबसे पहले हम बात कर लें यहाँ पे जातीय मान की। अगर हम जातीय मान की बात करते हैं तो अगर हम 4 का जातीय मान पूछें, 4 का जातीय मान, तो 4 का जातीय मान जो वो अंक लिखा होता है वो खुद होता है। जैसे 4 का जातीय मान पूछा जाएगा तो 4 हो जाएगा। अगर 5 का जातीय मान पूछा जाता है तो 5 हो जाएगा। अगर हम 3 के जातीय मान का बात करें तो 3 का जातीय मान हो जाएगा 3। इसी प्रकार अगर हम स्थानीय मान की बात करें, अगर हम स्थानीय मान की बात करेंगे तो यहां से पहले संख्याओं को हम क्रम से लिखेंगे। संख्या लिख लिए पहले 1 2 3 4 5 है। अगर इसमें हमें पूछा जाए 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए अगर हमें 3 का स्थानीय मान यहां से निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे ये इकाई का अंक है, ये आपका दहाई का अंक, ये इधर सैकड़ा, यहां से हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 10,000। तो यहां से अगर हमें 3 का स्थानीय मान निकालना है तो यहां से पहले हम 3 लिखेंगे, फिर गुणे लगाएंगे, 1 लिखेंगे। उसके बाद 1 लिखने के बाद 3 के बाद जितने अंक बचते हैं उतना 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे 2 अंक बचेगा तो यहाँ पे हम 2 0 लगा देंगे। इसका मतलब हुआ कि सैकड़े वाले में हमें 100 से गुणा करना है और इकाई वाले में 1 से गुणा करना है। दहाई का रहेगा तो 10 से गुणा कर लेंगे, 1000 का रहेगा तो 1000 से, और 10,000 का रहेगा तो हम 10,000 से गुणा करा देंगे। तो ये तो बात थी स्थानीय मान की। अब हम बात करते हैं संख्याओं के प्रकार के विषय में कि संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है।
चलिए देखते हैं संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है। ओके, संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा है काल्पनिक संख्या। पहले समझते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसके बारे में हम कुछ कह सके, जो हमें दिखाई पड़े, वो होता है हमारी वास्तविक संख्या। जैसे मान लेते हैं कोई बगीचा है जिसमें आम के वृक्ष लगे हुए हैं, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, आम को तोड़ते हैं और इकट्ठा करते हैं। जब आम को तोड़ के इकट्ठा करते हैं तो वहां पे हमें आमों की जो संख्या रहती है वो हमें दिखाई पड़ती है, तो उसके बारे में हम गिन के बता सकते हैं कि हाँ वहां पे कितने आम उपस्थित हैं, तो वो कहलाएगी हमारी वास्तविक संख्या। तो इस प्रकार हमारी वास्तविक संख्याओं के बारे में अगर देखा जाए तो वास्तविक संख्या होती है 0, 1, 2, 3। इस प्रकार हमारा √2, √3, इस प्रकार जितनी संख्याएं होती हैं वो लगभग होती हैं वास्तविक संख्याएं। अब बात करते हैं काल्पनिक संख्या की। ऐसी संख्याएं जो हमें दिखाई न दें, जिनका प्रयोग दैनिक जीवन में हम ना कर पाए, वो कहलाती हैं काल्पनिक संख्या। जैसे होता है √-1। अगर अंडर में कोई भी संख्या है और माइनस में है तो वो कहलाएगी काल्पनिक संख्या। अंडर में होने के साथ साथ वो माइनस में अगर है तो वो कहलाएगी काल्पनिक संख्या। और इस काल्पनिक संख्या को हम आई से लिखते हैं और इसको हम पढ़ते हैं आयोटा से। और अगर इसी को थोड़ा सा वर्ग कर ले तो यहां से हो जाएगा -1 बराबर I²। पुनः वर्ग करेंगे तो यहां से हो जाएगा 1 बराबर I⁴। तो इस काल्पनिक संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी हमें क्लास 11th में मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या के विषय में कि वास्तविक संख्या को कितने पार्टों में बांटा गया है। चलिए वास्तविक संख्या के विषय में देखते हैं। तो वास्तविक संख्या को भी हमारे पास दो पार्टों में बांटा गया है। पहला है पूर्णांक संख्या और दूसरा है दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या के बारे में बात करते हैं कि पूर्णांक संख्या होती क्या है। पूर्णांक संख्या अगर देखा जाए तो यहां से तो पूर्णांक संख्या होता है कि जो धन प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन्हीं के साथ 0 को मिला के लिखते हैं। मतलब 0 लिख देंगे, फिर उसके दाहिनी तरफ धन प्राकृतिक संख्याओं को लिखेंगे और उसके बाएं तरफ ऋण प्राकृतिक संख्याओं को लिखेंगे। तो ये कहलाएगी पूर्णांक संख्याएं। अगर पूर्णांक संख्याएं देखी जाए तो पूर्णांक संख्याओं में भी कई संख्याएं सम्मिलित होती हैं। तो पूर्णांक संख्याओं के बारे में पहले हम देख रहे हैं, तो इनके और भागों के बारे में जान लेते हैं। तो यहां से देखा जाए तो 0 के बाद जितनी संख्या हमें दिखाई पड़ती है दाहिनी तरफ, 0 के बाद जितनी संख्या दाहिनी तरफ हमें दिखाई पड़ती है ये कहलाती है प्राकृतिक संख्या। तो इस पूर्णांक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब ऐसी संख्या जिसका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं वो संख्या कहलाती है प्राकृतिक संख्या। दूसरा हम इसी में पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर इसी प्राकृतिक संख्या में, जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, इसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को भी मिला के लिख देते हैं तो वो हमारी कहलाती है पूर्ण संख्या। ठीक है। अब तीसरा इसी के अंतर्गत आती है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको 2 से विभाज्य करने पर पूर्णतः कट जाती है, वो कहलाती है हमारी सम संख्या है। फिर इसके बाद होता है विषम संख्या। ऐसी संख्याएं जिसको 2 से भाग किया जाए तो वो पूर्णतः ना कटे, पूर्णतः विभाजित ना हो, वो कहलाएंगे हमारी विषम संख्या। फिर इसी के अंतर्गत हमारी होती है भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो
किसी न किसी संख्या से अवश्य विभाजित हो वो कहलाती है भाज्य संख्या। और इसी में छठवां होता है हमारे पास अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हों, या तो एक से विभाजित हों, या तो स्वयं से विभाजित हों, या तो एक से विभाजित हों, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो वो कहलाती हैं अभाज्य संख्या। अब हम बात कर लेते हैं दशमलव संख्या की। अगर हम यहां दशमलव संख्या की बात करें तो यहां से हम दशमलव संख्या को भी दो भागों में बांट लेते हैं। एक होता है आपका शांत दशमलव। दशमलव संख्या को अगर यहां से बांटें तो दो भागों में बांटेंगे। एक शांत दशमलव होता है, दूसरा होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। तो यहां से पहले हम जान लेते हैं दशमलव संख्या क्या होती है। दशमलव संख्या का मतलब यह होता है कि अगर कोई भी संख्या हमें भिन्न में दी गई है तो उसके हर से अंश को हम भाग देंगे। जब हर से अंश को भाग देते हैं तो वहां पे जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो हमारी दशमलव में संख्या होती है। जैसे मान लेते हैं 0.23 है, ये दशमलव में है। 0.5678 ऐसे ये भी है हमारी दशमलव में संख्या। या फिर 0.7575 ये भी क्या है? दशमलव संख्या है। तो इन्हीं संख्याओं को अगर देखा जाए तो इन संख्याओं को हम दो भागों में बांटते हैं। एक शांत दशमलव में बांटते हैं, दूसरा अशांत दशमलव में। तो ये शांत दशमलव क्या होता है इसके विषय में जान लेते हैं। अगर हम बात करें शांत दशमलव की तो ये ऐसा दशमलव होता है, मतलब ऐसी भिन्न होगी जिसके हर से अंश को भाग दिया जाए तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे मान लेते हैं 3/5। यहां पे अगर 5 से 3 को भाग दिया जाता है तो यहां से कटेगा, हो जाएगा 5 × 30, तो आ जाएगा 0.6। तो ये क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। या फिर अगर 4/5 लिखा जाए तो यहां से हो जाएगा 0.8। ये भी क्या हो जाएगा? हमारा शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अशांत दशमलव की। अशांत दशमलव क्या होता है? अगर किसी भिन्न को हर से अंश को भाग दिया जाता है और वो पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तो उसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे 1/3, अगर हम 3 से 1 को भाग करते हैं तो आएगा 0.333 डैश डैश आएगा। तो इस प्रकार ये संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होगी तो इसे हम कहेंगे अशांत दशमलव। या फिर 1 यहाँ पे 7 ले लिया जाए तो अगर हम 7 से भाग करेंगे 1 को तो आएगा 1 बार जाएगा, 7 × 7, फिर 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 × 28, फिर 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 7 × 14। तो इस तरह बढ़ती रहेगी। तो ये सब क्या हो जाएंगी? अशांत दशमलव। मतलब जो पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी वो कहलाएंगी अशांत दशमलव। अब अगर देखा जाए तो इस अशांत दशमलव को भी दो पार्टों में बांटा गया है। तो अशांत दशमलव को देख लेते हैं। अशांत दशमलव, इस अशांत दशमलव को भी हम दो भागों में बांटते हैं। किस हिसाब से? कि संख्या या तो रिपीट होगी या तो संख्या रिपीट नहीं होगी। इसी के हिसाब से हम इस संख्या को दो भागों में बांटते हैं, जिसका पहला नाम होता है आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव। दूसरा होता है अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती दशमलव। अब हम बात करेंगे आवर्ती दशमलव क्या होता है। ऐसा दशमलव कि अगर हम हर से अंश को भाग दें तो संख्या बार बार रिपीट हो रही हो तो उसको हम कहते हैं आवर्ती दशमलव। जैसे 1/3 ले लिया जाए तो यहां से भाग करते हैं तो आता है 0.333 डैश डैश। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये होता है हमारा आवर्ती दशमलव। अब बात कर लेते हैं अनावर्ती दशमलव की। तो अनावर्ती दशमलव का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जिनका पुनः रिपीट ना हो, मतलब ऐसी संख्याएं जो पुनः रिपीट ना हो बल्कि वो बढ़ती जाएं। जैसे 0.1 2 3 4 5 6 7 8
इस तरह अगर ये संख्या लगातार बढ़ती जाती हैं, रिपीट नहीं होती हैं, तो वो कहलाती है हमारी अनावर्ती दशमलव। तो अब इस अनावर्ती दशमलव के बाद हम बात कर लेते हैं परमेय संख्या की, कि परमेय संख्या क्या होती है और अपरमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या देखा जाए क्या होती है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम परमेय संख्या की। तो ऐसी संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन Q जीरो ना हो, लेकिन जो उसका हर होना चाहिए वो जीरो ना हो। मतलब हम कोई ऐसी संख्या लिखें जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सके, लेकिन उसका हर जीरो ना हो। अगर हर जीरो नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, परमेय संख्या। जैसे 3/5 लिख दिया जाए, तो यहां पे देखा जाए तो अंश भी है, हर भी है, मतलब भिन्न के रूप में भी है, लेकिन हर जीरो नहीं है, तो ये कहलाएगी परमेय संख्या। या फिर अगर हम जीरो लिख दें तो जीरो भी एक परमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका हम बटा 1 कर सकते हैं और इसका हर जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हर के स्थान पे 1 है, इसी कारण ये भी परमेय संख्या होगी। अगर यहाँ से बात की जाए पूर्ण संख्या की, तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं होंगी सब क्या होंगी, परमेय संख्या होगी। अगर यहां से प्राकृतिक संख्याओं की बात की जाए तो प्राकृतिक संख्याएं भी जितनी होंगी सब क्या होंगी, पूर्ण संख्या होंगी। अब हम बात कर लेते हैं यहां से अपरमेय संख्या की। अपरमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अर्थात ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल अगर निकाला जाए तो पूर्णतः उस संख्या का वर्गमूल पूर्ण संख्या में ना निकले, वो कहलाता है हमारा अपरमेय संख्या। जैसे √2 का अगर वर्गमूल निकाला जाए तो इसका पूर्ण संख्या में वर्गमूल नहीं निकलता है, बल्कि इसका मान जो आता है वो आता है 1.414 डैश डैश। तो यहाँ पे √2 क्या है, अपरमेय संख्या है। अगर हम बात करें √3 की, तो √3 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है। √3 इसका भी मान होता है 1.732 डैश डैश। तो ये भी क्या होता है, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या इस कारण होती है क्योंकि इसका वर्गमूल निकालने पे कोई पूर्ण संख्या नहीं आती है, तो ये हमारी कहलाती है अपरमेय संख्या। लेकिन अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि √4 क्या है, तो अगर √4 की बात करें तो √4 का वर्गमूल निकल जाता है। √4 का वर्गमूल होता है 2, तो अगर 2 होता है तो ये पूर्ण संख्या होती है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। तो कहने का मतलब ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकाला जाए तो पूर्णतः पूर्ण संख्या के रूप में वर्गमूल आ जाए तो वो कहलाएगी परमेय संख्या। अगर पूर्णतः वर्गमूल निकाला जाए पूर्ण संख्या के रूप में ना आए तो वो कहलाएगी अपरमेय संख्या। आइए चलते हैं, पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय को। आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय को। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे 9th के रिवीजन के विषय में, तो अब हम पढ़ते हैं क्लास 10th का यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझेंगे कैसे। अगर मान लीजिए कोई संख्या है 5 और इस संख्या से मान लेते 26 को हम भाग देते हैं। अगर कोई संख्या 5 है और इस 5 से 26 को भाग दिया जाता है तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 25 हो जाएगा, बचेगा कितना, 1। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये हमारी जिससे हम भाग करते हैं इसको कहते हैं भाजक। जिस संख्या से हम भाग करेंगे
उसे भाजक कहते हैं, और जिस संख्या को भाग करेंगे उसे भाज्य कहते हैं, और भाग करने पे जितना आएगा वो कहलाएगा भागफल, और उसके बाद जो हमारा शेष बचेगा उसे हम कहेंगे शेषफल। तो इस प्रकार आप लोगों ने पहले भी इसके पढ़ चुके हैं कि जो भाज्य होता है वो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहां से भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इन्हीं चीजों को अगर हम भाज्य को a से लिख दें, भाज्य को a से लिख दें, भाजक को हम लिख दें b से, और जो हमारा भागफल है इसको हम लिख दें q से, और शेषफल को अगर हम लिख दें r से, तो यहां से हमारा बन जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस r, और इसी इतने को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसकी खोज यूक्लिड ने की थी, इसी कारण उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यहाँ पे जो शेषफल होता है r, इसका मान हमेशा 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। हमेशा शेषफल r का जो मान होता है वो 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। यह होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब हम यहां से बात करते हैं अगले टॉपिक की, और हम बात कर लेते हैं HCF की। HCF की अगर बात करें तो HCF आप लोगों ने 1 से 5 तक के क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहां से HCF देखते हैं क्या होता है। HCF का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। अगर HCF की बात करें तो HCF को निकालने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। पहली विधि क्या है? पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है भाग विधि। और यही जो भाग विधि है, इसी भाग विधि को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे गुणनखंड विधि को, और गुणनखंड विधि समझने के बाद समझेंगे हम भाग विधि को। तो यहां से देखा जाए HCF को, तो HCF का एक नाम और भी है जिसे हम कहते हैं GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो यहां से हम HCF को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे कहते हैं GCD। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, मतलब वह बड़ा सा बड़ा विभाजक जो उस संख्या को, मतलब जितनी संख्याएं दी गई हैं उनको विभाजित कर सके। तो अब यहां पे हम देखते हैं पहले गुणनखंड विधि क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए बच्चों, जानते हैं गुणनखंड विधि क्या होती है। गुणनखंड विधि देखने के लिए मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या है 135 और 225। इनका अगर हमें HCF निकालना है, इन दोनों का HCF निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे पहले हम इनको गुणनखंड करेंगे। 135, इस 135 को क्या लिखेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 135 को अलग से हम गुणनखंड कर लेते हैं, जिससे लासा निकालते हो आप लोग, सेम वैसे निकालेंगे। पहले इसको हम छोटी संख्या से काटते हैं। तो छोटी संख्या देख लेते हैं कौन सी है हमारी। यहाँ 3 से पहले काटते हैं, क्योंकि 2 से कटेगी नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है। 2 से कटने के लिए हमेशा सम संख्या होनी चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो यहां से पहले काटते हैं 3 से।
3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 पचे 15, फिर 3 से काट देंगे, 3 एक कम 3, 3 पचे 15 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, फिर 5 एक कम 5। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे नोट करेंगे इसको, तो 3 गुणे 3 फिर गुणे 3 गुणे 5, इसको नोट कर लिए। अब उसके बाद हम 225 को भी इसी तरीके निकालेंगे, तो यहाँ पे 225 लिखेंगे बराबर, अब 225 का भी इसी तरह करेंगे, तो यहाँ से 225 को पहले यहाँ काटते हैं, किससे कटेगा, पहले 2 से तो कटेगा नहीं, तो हम बात कर लेते हैं 3 से। 3 से अगर चेक करें इसको तो 3 सते 21, 1 बचेगा, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 5 से काट देते हैं, 5 25, 5 एकम 5, पुनः इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब यहाँ इस दोनों में देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या चीज है, जो चीज कॉमन होगी उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से देखा जाए दोनों में कॉमन मिल रहा है हमें 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, यहाँ पे भी 3 मिल रहा है तो इसको भी नोट कर लेंगे। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो ये नहीं मिल रहा है तो इसको नहीं नोट करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 5 मिल रहा है, तो यहाँ पे हम 5 को भी नोट कर लेंगे और इस प्रकार इसका गुणा करा देंगे, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45। तो ये तो थी हमारी गुणनखंड विधि और ये हमारा गुणनखंड विधि से हो गया मासा। अब हम बात करते हैं भाग विधि की। चलिए भाग विधि देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं भाग विधि। भाग विधि के लिए हम क्या करते हैं, 135 और 225 इन्हीं दोनों का हमें मासा निकालना है, लेकिन हम इसको निकालेंगे भाग विधि से। जब भाग विधि से निकालते हैं तो सबसे पहले छोटी जो संख्या होती है उस छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को भाग करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम 135 लेंगे और इस 135 से भाग करेंगे 225 को, तो यहाँ से भाग करते हैं, देखते हैं कितनी बार जाएगा। अगर यहाँ से हम 2 बार ले जाएं तो यहाँ से 2 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 270, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा, तो इस कारण हम क्या करेंगे, 1 बार लेके जाएंगे। तो यहाँ से 1 बार लेके जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 135, यहाँ से हम घटाएंगे, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल लेंगे 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9। अब इस 90 से पुनः हम 135 को भाग करेंगे, तो 90 से 135 को भाग करेंगे तो आएगा यहाँ से 90 एकम 90, फिर यहाँ घटाएंगे 5 आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 4 आ जाएगा। अब ये जो शेषफल बचा है पुनः इस शेषफल से इसको भाग करेंगे, तो 45 से भाग करेंगे अब 90 को। हमें भाग तब तक करते जाना है जब तक पूर्णतः संख्या डिवाइड ना हो जाए, पूर्णतः कट ना जाए। तो 45 से जब 90 को भाग करेंगे तो 45 दूना 90, तो जहां पे संख्याएं पूर्णतः कट जाएंगी वही हम इस भाग को रोक देंगे और जिस संख्या से कटेगी वही हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो हमारा हो गया एचसीएफ, यहां से आ गया 45। अगर इसी चीज को यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखा जाए तो यूक्लिड प्रमेय से देखा जाए तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हमें यूक्लिड प्रमेय में देखा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे पहले हमें भाज्य संख्या लिखनी है, तो सबसे पहले हम भाज्य संख्या लिखेंगे 225 को। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हमें भाज्य को लिखना है, फिर उसके बाद भाजक को लिखेंगे, फिर गुणे भागफल करेंगे, उसके बाद शेषफल को लिखेंगे। तो सबसे स्टार्ट हम पहले शुरू से करेंगे, तो पहले 225 लिखेंगे यहाँ पे बराबर, यहाँ पे 135 गुणे भागफल लिखेंगे 1, शेषफल कितना आया 90 आया, तो 90 लिख देंगे। अब पुनः 90 से यहाँ पुनः भाग किया गया है तो फिर से वही काम करेंगे। यहाँ पे भाज्य कितना है 135, तो यहाँ पे 135 को आगे लिखेंगे बराबर, भाजक है 90 तो यहाँ 90 लिखेंगे, गुणे भागफल कितना है 1 है, शेषफल कितना बचा 45, 45 लिख लेंगे। अब उसके बाद पुनः 45 से भाग दिया जा रहा है 90 को, तो यहाँ पे 90 को पहले लिखेंगे, उसके बाद 45 से भाग किए हैं तो 45 लिखेंगे, गुणे कितने बार गया है 2 बार गया है,
प्लस शेषफल क्या बचा 0। तो जहां पे शेषफल 0 बचेगा और जिस संख्या से हमने भाग किया था तो वही हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो यहां से एचसीएफ आ गया हमारे पास 45। तो ये था यूक्लिड विभाजन प्रमेय। और बच्चों कल हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर जो आधारित प्रश्न हैं। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जितनी बेसिक चीज़ें थी उनके बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अब हम कल पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित प्रश्न, प्रश्नावली 1.1 को। और ये जो प्रश्नावली 1.1 होगा आपका यहाँ से 2 से 3 नंबर आपको दिला सकता है पेपर में, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा और इसको ध्यान से काफ़ी समझिएगा ताकि आपके 2 से 3 नंबर आपके कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद।